गौरव सर, फोर्टिस को देखिएगा, 1095 का लेवल है, 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है, 3.25% का इजाफा है। कैसा लग रहा है? काफी तेज, काफी अच्छा अपमूव चल रहा है ये पूरे के पूरे स्पेस में ही। फोर्टिस लगातार नए हाईज, उच्चतम स्तर नए बनाते चले जा रहा है। अ, ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, उसके शेयर ने काफी कुछ कर ही दिया है। आई थिंक हमें दूसरी अपॉर्चुनिटीज की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिनके अंदर अभी उस तरीके का मूव नहीं आया है, और वहां हम कंसंट्रेट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फोर्टिस में ऑलरेडी एक बहुत तेज अपमूव आ चुका है। हम्म, ओके। गौरव सर, एचसीएल टेक के नतीजे हैं आज, और अगर हम टीसीएस के नतीजे देखें तो ठीक ठाक ही रहे थे। आई मीन, नो सरप्राइजेस, बट बुरे भी नहीं थे। एचसीएल टेक के नतीजे से हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? देखिए, मेरी एक विचारधारा ये रही है कि दिग्गजों की तुलना में मजौले शेयर के कंपनी के नतीजे अच्छे आते हैं। लेकिन एचसीएल टेक ऐसी दिग्गज कंपनी है जो अपने बाकी अन्य दिग्गजों से भी बेहतर रुझान लेकर के आती है, और यही सिलसिला हमें लग रहा है कि इस बार भी होगा। उनकी जो निर्भरता थी कुछ बड़े टिकट क्लाइंट्स को लेकर के, अब उन्होंने उसको दूर कर दिया है। एचसीएल टेक पर भी अगर नजरिया 1.5 से 2 क्षमा चाहता हूँ, 1.5 साल से उससे अधिक का है, तो हम्म पहले तो खरीदारी कर सकते हैं, अगर है तो बने रह सकते हैं। हम्म। दो स्टॉक्स को देखिएगा गौरव सर, एक है डीवीज लैब, इसमें क्या करना चाहिए, और श्रीराम फाइनेंस, जहां एक अच्छा मोमेंटम आज भी देखने को मिल रहा है। ये करंट लेवल्स पे डेविस लैब पे बाइंग की सलाह नहीं है। मैं ओके। इस शेयर को कंसिडर करूंगा 6300 से 6200 की रेंज में। वहां पे मुझे मिलेगा तो मैं सर्टेनली इसे कंसिडर करूंगा। गाड़ी छूट चुकी है, और इन लेवल्स पे पकड़ना थोड़ा रिस्की बेट हो सकता है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं कर रहा है। सेकंड स्टॉक आई थिंक श्रीराम फाइनेंस कह रहे थे ना। जी। अगेन एक डिस्क्लेमर, श्रीराम फाइनेंस में भी हमारा बाय कॉल रनिंग है। वी हैव अ बाय रिपोर्ट ऑन द स्टॉक, तो हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है, तो देयर इज अ जनरल डिस्क्लोजर फॉर दैट। श्रीराम फाइनेंस में हम बुलिश हैं। एनबीएफसी पैक हमें अच्छा लग रहा है, उसमें श्रीराम फाइनेंस हमारे पसंदीदा पिक्स में से एक है। आने वाले समय में भी मैं इसमें ये पॉजिटिव मोमेंटम देख रहा हूँ। 700 प्लस लेवल्स मैं जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक में आ जाएंगे, और उसके बाद एक बार 750 की रेंज ये ब्रेक करके आगे निकलता है, तो चार्ट्स के हिसाब से भी मैं देख के कहूँ तो एक परफेक्ट ट्रायंगल पोल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने में मिल जाएगा। उसके बाद देर आफ्टर हम आने वाले 3 से 4 महीनों में आई थिंक इसके अंदर एक अनदर 60 से 70 रुपए, यानी कि 10-12% का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस टाइम पे भी। गौरंग सर, अब ये संवत खत्म होने वाला है, अब एक ही हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। 2082 से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए हमें, क्योंकि ये काफ़ी टर्बुलेंट संवत रहा है हम सब के लिए, और अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स पे देखें तो फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न्स है, मिड कैप और स्मॉल कैप में और शार्पर कट्स देखने को मिले हैं। तो संवत 2082 से हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? हमें तो ये आभास हो रहा था कि आप ये प्रश्न कार्यक्रम की शुरुआत में ही पूछ लेंगे। नहीं, लेकिन हमें इंटरेस्ट हमें इंटरेस्ट बनाए रखना है ना, तो हम बीच में पूछेंगे। नहीं, तो देखिए, एक अनुमान है जीतू। हम्म, जी। पहले तो ये जो हमारे शेयर बाजार सूचकांक है, सेंसेक्स और निफ्टी, हम्म। कुछ लोग ये बता रहे थे कि अगले हफ्ते नए सर्वोच्च स्तर बनेगा, तो वो थोड़ा करेक्ट। मुझे संभव नहीं लग रहा है। हम्म हमें लग रहा है कि शायद इस वर्ष, कैलेंडर वर्ष एंड तक, यानी कि दिसंबर 2025 तक, शायद एक नया हम्म सर्वोच्च स्तर बन सकता है। उसके कारण क्या है? एक तो सुधरते हुए हालात, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के, हम्म यूक्रेन और रशिया के बीच में भी अगर कुछ सहमति बनती है तो वो एक सकारात्मक असर। दूसरी तरफ अ, मुझे निजी तौर पर ऐसा लग रहा है कि इस महीने के अंत तक या नवंबर के दूसरे हफ्ते में भारत हम्म और अमेरिका के बीच में जो विवाद है टैरिफ हम्म एग्रीमेंट को लेकर के, वो सुलझ जाएगा। उस परिस्थिति में 50 से लेकर के 25% पे आकर के हम खड़े होंगे, यानी कि आधा हो जाएगा। दूसरी तरफ 4 यूरोपियन देशों के साथ हमने ईयू एफटीए साइन कर लिया है। बाकी अन्य हम्म देशों के साथ हमारे जो मंत्री जी हैं, पीयूष गोयल जी, वो वार्तालाप कर रहे हैं, बाकी अन्य प्रतिनिधि भी वार्तालाप कर रहे हैं, और शायद जल्द तारीख तक हो जाए। हम्म सुधरते हुए अर्थव्यवस्था के आंकड़े, विकास दर के आंकड़े, महंगाई दर नीचे, ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना, और एक सबसे बड़ा ट्रिगर होगा ये जो नतीजे आ रहे हैं दूसरी तिमाही के नहीं, लेकिन तीसरी चौथी और नए वित्तीय वर्ष के,
वहां पर एक बहुत बड़ा सुधार है। आकलन यह कहता है कि इस वर्ष के अंत तक शायद एक नया सर्वोच्चम स्तर और नए वित्तीय वर्ष में और नए संवत में शायद एक और नया उच्चतम स्तर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये हमारा अनुमान है। ठीक है, ये तो आपने बेंचमार्क्स के बारे में बता दिया, लेकिन ये तो बताइए कि पैसा कहाँ बढ़ेगा, विच सेक्टर्स? अगर हम ब्रॉडली देखें, द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडाइसेस जो रहे हैं संवत 2081 के, उसमें आईटी है, रियल्टी है, एनर्जी है, एफएमसीजी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, फार्मा है, और जो उभरते हुए सितारे रहे हैं उस पर कैपिटल मार्केट्स है, उसमें इंडिया डिफेंस है, पीएसयू बैंक्स है, निफ्टी बैंक है, मेटल इंडेक्स है, ऑटो इंडेक्स है। अब इसमें फेरबदल होगा क्या? देखिए, मैं मेरी पसंदीदा जो क्षेत्र है, क्योंकि आज सुबह ही हमने एक हमारी जो कंपनी की यूट्यूब चैनल है जियोजिस स्पॉटलाइट, वहां पर मैंने एक अनुमानित क्षेत्र के आधार पर कहां पर आप निवेश कर सकते हैं और अच्छी पूंजी कमा सकते हैं। तो रक्षा क्षेत्र, खपत क्षेत्र यानी कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों, वित्तीय क्षेत्र यानी कि सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक, मजबूत एनबीएफसी, शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, ऊर्जा उत्पादन, सीमेंट और ऑटो। तो ये एक समीकरण है जो मुझे लग रहा है कि अगर आप ये 1 2 3 4 5 6 7 क्षेत्र पर ध्यान देते हैं और इसमें एक अच्छा सा मॉडल पोर्टफोलियो बना लेते हैं अपने लिए, तो आने वाले सालों में मेरे ख्याल से आप हंसते हंसते हुए अपने बैंक में जाएंगे और अपनी कमाई हुई पूंजी आप वहां पर जमा करेंगे। बिल्कुल, और इसमें रिपीटेड जो सेक्टर्स है जिन्होंने 2081 में भी अच्छा किया और 2082 में भी अच्छा कर सकते हैं, उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो गौरांग सर ने कहा है, ऑटो और कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां। लेकिन डिफेंस का नाम नहीं लिया आपने, डिफेंस भी सबसे पहला डिफेंस का नाम लिया। मेरे ख्याल से मेरी वाणी आप तक पहुंची नहीं, लेकिन सबसे पहले मैंने डिफेंस क्षेत्र का, रक्षा क्षेत्र का नाम लिया। ओके, तो ठीक है, इन सब क्षेत्रों पे हमको ध्यान रखना होगा। सो गौरांग सर ने आपको क्यों भी दे दिया कि आपको पोर्टफोलियो बनाना हो तो इन सेक्टर्स पे ध्यान रख के इनके जो लीडर्स है और जो अच्छी कंपनियां हैं, मंझोली कंपनियां भी, आप उनमें भी निवेश कर सकते हैं। सो गौरव, यहाँ पे हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स की। आज फिर से हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की ऑन एजीआरस। क्या करना चाहिए स्टॉक पे? मैं अभी भी अवॉइड ही करूंगा। मैं बहुत ज्यादा एम्फोसिस नहीं दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्लोजली उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक क्लियर ओपिनियन है कि जब अगर टेलीकॉम स्पेस में मुझे कंसिडर करना है तो इट इज भारती एयरटेल। ओके, एचडीएफसी एएमसी को भी देखिएगा। अक्टूबर 15 को बोर्ड की बैठक है जहां पे बोनस इशू पे विचार किया जाएगा, एंड दिस विल बी द फर्स्ट प्रपोजल ऑफ बोनस इशू फ्रॉम द कंपनी। एचडीएफसी एएमसी ऑन चार्ट्स। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत बढ़िया पेडिग्री है। जिस सेक्टर से जो ये काम करते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। आगे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, समवॉट रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट्स हैं क्लियरली। इनका जो बिजनेस लाइनअप है, मैं एक पॉजिटिव अप्रोच रखता हूँ इस कंपनी के अंदर। अगर नहीं है अपने पोर्टफोलियो में तो सर्टेनली इसे एडअप किया जा सकता है, चाहे आप छोटी मध्यम अवधि के लिए कंसिडर करें या लंबी अवधि के लिए कंसिडर करें। मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही शेयर अच्छा है। गौरांग सर, म्यूटेड लिस्टिंग फॉर टाटा कैपिटल, एलजी से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? देखिए, मैं तो भाई सक्षम ही नहीं हूँ ये सब बातों के लिए टिप्पणी करने के लिए। मैं तो, मेरे पास ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानी हूं मैं। ये लिस्टिंग गेन क्या होता है ये प्राणी तो तक मैं नहीं जानता। तो मैं, अगर आप मुझे लंबी अवधि के लिए पूछते हैं कि तुझी, तो टाटा कैपिटल पर तो शायद हमने रिसर्च रिपोर्ट नहीं निकाली थी, लेकिन हमने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और अभी अभी एक आईपीओ खुला हुआ है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, करेक्ट। इन दोनों पर लंबी अवधि के लिए आईपीओ में निवेश की राय दी है। और मेरे ख्याल से हमने चर्चा भी की थी और मैंने ये भी कहा था पिछली बारी कि कुछ आईपीओ को ना आपको अलग नजरिए से देखना चाहिए। केवल लिस्टिंग गेन्स एक ही मापदंड नहीं होना चाहिए निवेश करने में। चलिए गौरव साहब, हमको स्टॉक्स बता दीजिए। आपने हमको ब्रॉड सेक्टर्स भी बता दिए, अब मुझे बताइए टॉप 10 स्टॉक्स फॉर समवट 2082। इसलिए मैंने मेरी पीडीएफ फाइल बंद नहीं करी थी, वो खुली रखी थी। मुझे पता था हम क्षेत्र पे आ गए हैं तो अब स्टॉक्स पे आएंगे हम। तो वित्तीय क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटी में इन्फोसिस, कंजम्पशन एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर,
ऑटो में M&M मारुति और हीरो मोटोकॉर्प, सीमेंट में अल्ट्राटेक और दालमिया भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर में HG इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग, और हाउसिंग लोन कंपनीज में कैनफिन होम्स। पलड़ा अभी भी लार्ज कैप स्टॉक्स का ही बारी है, राइट? जहां पर पैसा बनता है वहां ही जाओ ना। उस गली में क्यों जाना जहां पर आपको जाना ही नहीं है, उसका पता क्यों पूछना। हम्म, चलिए गौरव सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक को देखिएगा, वो भी एक लिस्ट में है गौरांग सर के। उस पे देखिएगा आज 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है और काफी अच्छा मोमेंटम भी हमने स्टॉक में देखा। क्या करना चाहिए? मैं PSU बैंकिंग पैक पे एक लंबे समय से बुलिश हूँ। मैं वो स्टांस मेंटेन करता हूँ। जो बड़े 4-5 नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, कैनरा बैंक, बैंक बड़ौदा, ये सभी स्टॉक्स हमारी लिस्ट में है। पॉजिटिव आउटलुक है हमारा इसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ निवेशक ट्रेडर बने रहे। तो आपकी लिस्ट में क्या है गौरव सर? आपने भी लिस्ट बनाई होगी 2082 संवत के लिए, तो आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक है? मेरी लिस्ट में जो स्टॉक्स अभी इस साल के लिए रहे हैं, लार्जली वही शेयर ही कंटिन्यू हो रहे हैं। ओके। अगर एक एक करके मैं उन्हें सेक्टर वाइज नामांकित करूं तो पहले ऑटो से शुरुआत करते हैं। टू व्हीलर ऑटो में हम हीरो मोटोकॉर्प पे बुलिश थे, आज भी बुलिश हैं। एक बजाज ऑटो का नाम उसमें और शुमार कर सकते हैं। फोर व्हीलर की बात करें तो हम M&M पे बुलिश हैं। डिफेंस पैक की बात करें तो HAL और मैज़गांव डॉक हमारे फेवरेट पिक्स हैं। फाइनेंस ओके। स्पेस में कैनरा बैंक, और अगर बैंकिंग एंड फाइनेंस को टोटल लूँ तो कैनरा बैंक, श्रीराम फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र का हमें आधार हाउसिंग फाइनेंस काफी अच्छा लगता है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन स्पेस की बात करूं तो हमने अभी चर्चा की, लार्सन एंड टूब्रो पे हमारा बुलिश अप्रोच अभी भी मेंटेन्ड है। तो ओवरऑल ये कुछ शेयर्स हैं जिसपे हमने अपनी एक वो रखी हुई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ब्लू स्टार हम कंसिडर कर सकते हैं, सॉरी वाइट गुड स्पेस के अंदर। तो यही शेयर्स हैं जिन पे हम अभी इस साल भी बुलिश थे, और मैं गोइंग फॉरवर्ड भी अपना एक बुलिश स्टांस मेंटेन करता हूं इन सभी सेक्टर्स और स्टॉक्स पे। गौरांग सर, आपने कहा कि इस साल के अंत तक आप देखते हैं कि हमारे बाजार जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ चले जाएंगे और नया ऑल टाइम हाई भी सेटअप कर सकते हैं। सो एक कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो आपको लगता है कि दे विल जस्ट हेल्प द निफ्टी टू रीच न्यू हाइट्स? नहीं, मैंने ये कहा कि जाने की उम्मीद है, चले जाएंगे ऐसा नहीं किया मैंने। एक अनुमान अच्छा। है हमारा। जी। कौन से अनुमान वो। में। हाँ हाँ जी। तो देखिए, आप बात कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर का आधा अक्टूबर बाकी है, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का, यानी कि 2.5 महीना। हम्म। 2.5 महीने के हिसाब से मैं इतनी हिम्मत तो नहीं करूंगा कि कौन से वो क्षेत्र होंगे। लेकिन हाँ, हम्म। जो क्षेत्र मैंने आपने संवत, अगले संवत या फिर ये जो संवत नया साल शुरू होने वाला है अगले हम्म। हफ्ते से, अ, हम्म। उन क्षेत्र पर ध्यान दे। हम्म। 2.5 साल, 2.5 महीने के लिए तो मेरे ख्याल से गौरव भाई ज्यादा सक्षम है टिप्पणी करने के लिए। मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जी। गौरांग, लेकिन नतीजे जो इस बार है, इस वीक में अभी है, वो HDFC बैंक के हैं, ICICI बैंक के हैं, एक्सिस बैंक के हैं। तो इनसे हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? आप एक नाम और भूल गए, यस बैंक के भी नतीजे मेरे ख्याल से, इफ आई एम यस, नॉट पर मैं मिस्टेकन। मैं मैं निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स की बात कर रही थी। नहीं तो देखिए, मैंने जैसे मैं मानता हूं कि वित्तीय क्षेत्र केवल दूसरी हम्म। तिमाही नहीं, तीसरी, चौथी और आने वाले नए वित्त वर्ष में पूरा जो हम्म। BFSI सेगमेंट है, जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक्स और मजबूत NBFCs बहुत भी सक्षम और मजबूत आंकड़े लेकर के आएंगे। और मेरा ये मानना है कि जो ऋण की मांग बढ़ रही है गीतू, उससे लोन बुक ग्रोथ भी होगी और एसेट क्वालिटी में निरंतर सुधार हो रहा है। हम्म। चलिए गौरांग सर ने कहा कि आपसे पूछे तो वेरी शॉर्ट टर्म आपको बाजार कहाँ दिखते हैं? आज गौरांग सर बिल्कुल ही एक अलग मूड में लग रहे हैं। हमने काफी चांस पे काफी शोज किए हैं साथ ही साथ, लेकिन आज जो मूड और माहौल बन रहा है, समहाउ मुझे लग रहा है वो पार्टी और फेस्टिविटी मूड पूरी तरीके से आ चुका है। बिल्कुल। बिल्कुल।
तो जैसे कि आने वाले 2-2.5 महीने की हम चर्चा कर रहे हैं, तो अब उसमें अंदर अगेन मैं वही चीज दोहराऊंगा, शायद रिपीटेड हो रहा है। बजाज ऑटो जैसे शेयर्स को हम देख सकते हैं, हमें बहुत ही ज्यादा चुनिंदा अप्रोच रखनी पड़ेगी। उसके अंदर कोई डिप मिलता है छोटा मोटा, अगर पीएसयू बैंक्स में इस दौरान में 2-4% का भी अगर डिप मिल जाए तो वो एक अप्रोच हो सकती है, उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। बाकी लार्जली कुछ ज्यादा है नहीं, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। और वो आई थिंक शॉर्ट टर्म चीज जो बनेगी ना, वो उसी समय सामने आकर एक तरीके से बनेगी। मे बी अभी जैसे अर्निंग सीजन चल रहा है तो उससे कुछ क्यूज मिले, बिकॉज जो भी अभी आसपास होना था, जीएसटी का रोल आउट वगैरह, अब वो चीज हो चुकी है, उसका काम हो गया। अब उसका असर जो नजर आएगा वो 1-3 महीने बाद नजर आएगा। ये 3 महीने में कौन सा है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है बताना। So what answer I was expecting from both of you was that everything depends upon Trump sir. वो बताएंगे कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा। बिल्कुल। गौरव सर ने तो नहीं कर दिया। क्यों गौरव नहीं सर? नहीं, अरे आप ब्रेकिंग न्यूज बिल्कुल। गीतू, पहुंच गए तेलावी, आपके क्या? मित्र ट्रम्प साहब उतर गए वहां पर और वहां की पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले, कौन सी भाषा में पता नहीं। अच्छा, ये न्यूज़ कहाँ से आई आपके पास? ये बस अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सामने। ट्रम्प ओह, लैंड्स इन टेलावी, सेट टू एड्रेस इजराइल पार्लियामेंट। ओके। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच गौरांग सर एंड गौरव, बोथ ऑफ यू। और आप दोनों को ही, आपकी पूरी फैमिलीज को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच मैम, आप सबको और व्यूअर्स को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरांग सर आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, और सर, परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। अभी भी लाल निशान मार्केट्स में बना हुआ है, निफ्टी लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए। और ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आज की क्लोजिंग कैसी होती है और ट्रंप की तरफ से क्या बयान आते हैं। लेकिन वही सीमित दायरे का कारोबार है, बाजार कहीं जा नहीं रहा। 25,190 के आसपास का लेवल है। वहीं बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है, तो इट्स फ्लिकिंग, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड फॉर बैंक निफ्टी टुडे, कभी लाल निशान और कभी हरे निशान में आते हुए। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट मिलता है तो निफ्टी को भी सपोर्ट मिलेगा। तो आज की क्लोजिंग पे हम ध्यान रखेंगे। हम जो बयानबाजी हो रही है उस पर भी ध्यान रखना होगा कि मार्केट्स यहाँ से कौन सी दिशा ले सकते हैं। तो अभी प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। 1 बजे मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी, जहाँ आपके सवालों के जवाब लेके हम हाजिर होंगे। तो हमारे साथ होंगे अंशुल जैन। तो जितने भी आपके सवाल हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके आप पोस्ट करिएगा।